कह रहा था कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के हवाले से मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा 6B के नाम से, और यहाँ पे मैं इशूइंग शेयर ही डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं शेयर इशूइंग की बात करूंगा, मैं बात करूंगा प्रेफर्ड शेयर की। कौन से शेयर की? प्रेफर्ड शेयर की। अब आप बच्चे ये तो जान ही गए हैं कि शेयर्स दो तरह से इशू होते हैं, एक कॉमन स्टॉक होता है। अभी हमने जितनी बात की किस पे की थी? कॉमन स्टॉक पे। अभी हम किस पे बात करने लगे हैं? प्रेफर्ड शेयर्स या प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर बात करने लगे हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां बात प्रेफर्ड स्टॉक पे होने लगी। देखिए, प्रेफर्ड स्टॉक के अगर हम फीचर्स को देखते हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक के जो फीचर्स हैं उसके अंदर सबसे पहला फीचर ये आता है जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको। तो प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से जो अहम फीचर है, सबसे पहला फीचर तो बच्चों ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक के केस में हमें एक फिक्स्ड रेट पे करना होता है इसके बाय, यानी एक तरह से ये इंटरेस्ट है। फर्क सिर्फ ये है कि वो इंटरेस्ट पहले हम बैंक से लोन लेके बैंक को लमसम पे करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम शेयर होल्डर को फिक्स्ड अमाउंट पे कर। क्लियर? दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है डिविडेंड आफ्टर टैक्स देना पड़ता है। डिविडेंड आफ्टर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, ये क्या वजह हुई? बात पता है क्या बच्चों? जब हम कंपनी के बात करते हैं लोन की, तो लोन की जितनी इंस्टॉलमेंट जाती है ना उस पर हमें टैक्स नहीं पड़ता क्योंकि वो कर्जा है। लेकिन ये प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस होता है और टैक्स माइनस होने के बाद फिर ये तकसीम होता है। ठीक है? इसलिए ये क्या है? डिविडेंड आफ्टर टैक्स है। जबकि आपने देखा कि लोन जो है वो ऐसे नहीं है। लोन में तो जितने पैसे दिए वो कॉस्ट बन गई और उसमें टैक्स बच गया, और यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, पहले टैक्स दिया, टैक्स देने के बाद उसमें से डिडक्शन होगी किस चीज की? डिविडेंड की। अच्छा बच्चों, अब ये भी याद रखना है कि ये जो इसका फीचर है, इसका जो डिविडेंड होता है ना, आमतौर पे किसका कहते तो हम डिविडेंड है। एक तो ये डिविडेंड क्या होता है, अभी बात हुई है, डिविडेंड फिक्स होता है। ये डिविडेंड फिक्स होता है। दूसरी बात ये है कि इसकी प्रायोरिटी अगर देखेंगे ना आप, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है पर उस डिविडेंड से जो आपने कॉमन स्टॉक के बदले देना होता है। तो जो कॉमन स्टॉक के बदले देना होता है उससे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। किसकी? प्रेफर्ड स्टॉक की। इसलिए इसका नाम प्रेफर्ड है। लेकिन ये याद रखना है कि इसको फिक्स रेट देने के बाद अगर बहुत ज्यादा पैसे बच गए, फिक्स देने के बाद अगर बहुत ज्यादा पैसे बच गए तो इसमें ग्रेटर रिस्क है, अगर तो ग्रेटर रिवार्ड भी है। ग्रेटर रिस्क है, ग्रेटर रिवार्ड भी है। क्यों? कि देखिए, जो प्रेफर्ड शेयर है उसका डिविडेंड कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, वो फिक्स है। तो फिर जब मुनाफा आएगा तो उसे फिक्स भी मिलेगा, और जो अजाफी होगा वो सारा किसको चला जाएगा? वो कॉमन स्टॉक होल्डर को चला जाएगा। हाँ, जब लॉस में थी कंपनी उसको डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन अब मुनाफा बहुत ज्यादा हो गया है तो अब इसको डिविडेंड क्या मिलेगा? इसको वही मिलेगा जो फिक्स है, प्रेफर्ड को। लेकिन जो कॉमन स्टॉक वाला है उसे क्या मिलेगा? उसे जितना अजाफी है सब उसका है, क्योंकि उसने रिस्क लिया है। क्लियर बच्चों? जल्दी से इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। किसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? ये प्रेफर्ड के डिसएडवांटेज। इससे पहले जो पढ़े थे वो किसके थे? वो कॉमन स्टॉक के थे। तो ये प्रेफर्ड स्टॉक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये एडवांटेज है शेयर होल्डर के रेफरेंस से। किसके हवाले से है? किताब में ये मेंशन नहीं है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये शेयर होल्डर के रेफरेंस से है कि एक फिक्स्ड आमदनी की वजह से वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। प्रिडिक्ट कर सकता है उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर ये कंपनी के रेफरेंस है तो कंपनी भी क्या कर सकती है? प्रिडिक्ट कर सकती है उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो दोनों पार्टीज के लिए ये एडवांटेज हो गया। ठीक है जी। अच्छा, तो कंपनी को किस तरह पे करना है?
कंपनी को फिक्स्ड पे करना है इंटरेस्ट की तरह, अजाफी पे नहीं करना, नॉट मोर देन फिक्स्ड अमाउंट, यानी फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा। जबकि कॉमन शेयर में क्या था कि अगर मुनाफा हुआ तो फिर आपको अजाफी सारे पैसे तकसीम करने, लेकिन यहां नहीं। अच्छा, आप इसको आसानी के साथ बेच सकते हैं, कहते हैं कि ये इजीली आप इससे पैसा हासिल कर सकते हैं। इजी टू गेट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के केस में, यानी इसका मतलब यह है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर जो SECP का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉमन स्टॉक बेचने पे प्रोसीजर ज्यादा है, क्योंकि वो नफा नुकसान की मद में, और इसके ऊपर प्रोसीजर थोड़ा आसान है, तो ये उसकी निस्बत आसान है। यानी वैसे है भी उस प्रोसीजर तकरीबन उतना है, लेकिन इसके रिकमेंड होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? इसके अंदर किसी शेयर के बदले आप कल को लॉस शो करके घपला नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा रेगुलेशन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉमन शेयर में यह है, तो जब आप प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में आए तो आपके पास इन दो ऑप्शन में से आसान ऑप्शन ये वाला, कॉमन शेयर की निस्बत प्रेफर्ड शेयर। जब कहां से कहां आए, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में आए, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। इजी तो इसको रिलेटिव इजी कहूंगा मैं, रिलेटिव इजी, रिलेटिवली आसान। ठीक होगा बच्चों? अमाउंट चूंकि लॉन्ग रन के लिए मिली है, तो लॉन्ग रन के लिए मिली है, लिहाजा आप इसे अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर सकते हैं। आप इसे अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात है, क्या इनके पास वोटिंग राइट है प्रेफर्ड शेयर होल्डर के पास? नहीं, वोटिंग राइट भी नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट लेते हैं। लिहाजा कंपनी अपने डिसीजन या कंपनी अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी आसानी से बना सकती है विदाउट इन्वॉल्विंग। इन्हें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास नो वोट राइट, इनके पास वोट डालने का हक ही नहीं, यानी मेन पावर की जो वजह है वो इनके पास है ही नहीं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक चीज और है, और अब आगे डिसएडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस क्या क्या बताए? फिक्स पैसा देना है, प्रेडिक्टेबल है। ठीक है जी, फिक्स पैसे से ज्यादा नहीं देना। आईपीओ अगर आप करना चाहते हैं तो ये रिलेटिवली थोड़ा इजी है, और लॉन्ग रन ग्रोथ स्ट्रेटेजी से मैच कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको शेयर होल्डर की राय, ओपिनियन की परवाह करने की जरूरत नहीं है, चूंकि उन्होंने तो सिंपल बात है कि आपको पैसा दे दिया है और आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इसको पे नहीं करते, अगर आप पे नहीं कर पाते, तो आपकी रिप्यूट खासी हिट हो जाएगी। आपकी रिप्यूट खासी हिट हो जाएगी। आप डिले कर सकते हैं, लेकिन डिले करने से आपकी रिप्यूट पे क्या होगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, इमेज आपका हिट होएगा। ठीक होगा बच्चों? दूसरी बात यह है कि इस सेंस में एक छोटा सा फाइनेंशियल रिस्क आपके साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए कि बहरहाल आपको एक पीरियड के बाद पेमेंट जरूर करनी है। यानी एक तरह से लायबिलिटी तो ऐड हुई ना, लायबिलिटी में तो इजाफा हुआ, जबकि कॉमन शेयर्स में लायबिलिटी का चक्कर नहीं था। मुनाफा कमाएंगे तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय आपका प्रेफर्ड शेयर क्यों खरीदेंगे? सोचे, आसानी से पैसा बैंक में पड़ा रहता है, इंटरेस्ट तो आ रहा है। वो तब खरीदेंगे अगर आप इंटरेस्ट रेट क्या करोगे? हाई रखोगे। तो
आपका इसका इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ेगा बनिस्बत मार्केट के। तो जब मार्केट से हाई रखोगे तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? समझ आ रही बात की? भाई मेरा प्रेफर्ड शेयर कोई क्यों खरीदेगा? वो कहेगा ठीक है मुझे मेजॉन से 12% साल का मिल जाता है या मुझे लाइट से 14% साल का मिल रहा है, तुम्हें क्यों दूं? मैं 18 दूंगा तो भी आएगा ना। क्या हाल है? क्योंकि वो कहेंगे बैंक के तो रिस्क भी नहीं, उस पर तो स्टेट बैंक ने गारंटी दी हुई है कि अगर इन्होंने पैसे ना दिए तो मैं दे दूंगा। क्या हाल है? तो इसकी तो गारंटी भी नहीं है, तो तुम क्यों हमारा पैसा रिस्क पे लगा रहे हो? नहीं बच्चों? अच्छा, उसके बाद क्या जी कि क्या किया जाए कि अगर आप पे नहीं करते तो क्या होगा? लेटर ऑन प्रेशर टू रिस्क या प्रेशर टू डिफॉल्ट आता जाएगा। प्रेशर टू डिफॉल्ट आ दोगे, डिफॉल्ट हो ये पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन प्रेशर टू डिफॉल्ट आना शुरू हो जाता है इन केस ऑफ लॉसेस। इन केस ऑफ लॉसेस आप पे एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी? अच्छा, और अगर आपने ना दिया, नॉट पेड या डिलेड, आपने पे नहीं किया या आपने इसे डिले कर दिया, तो नतीजा क्या होगा? आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएंगी। क्या मतलब? आपने इंटरेस्ट ना पे किया, पोस्टपोन कर दिया, तो अगले साल क्या करेंगे? आप उतना ही देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कर्जा है, ये आपको अदा करना पड़ेगा। ठीक हो गया बात बच्चों? और ये भी याद रखना है कि बैंकरप्सी की सूरत में, बैंकरप्सी की सूरत में ये पैसा पहले ले जाएंगे बनिस्बत कॉमन स्टॉक के। बैंकरप्सी ये प्रेफर्ड है, इसलिए ये प्रेफर्ड है, तो इनकी प्रेफरेंस पहले होगी। ये शेयर होल्डर के एतबार से एडवांटेज है, लेकिन कंपनी के एतबार से डिसएडवांटेज। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, कहता है अनदर फॉर्म ऑफ इशूइंग शेयर ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड प्रेफर्ड शेयर। बोथ प्रेफर्ड शेयर एंड कॉमन शेयर आर गिवन शेयर होल्डर ओनरशिप, दोनों ओनरशिप देते हैं, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस? किस चीज का है? राइट्स का। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो नोन एज प्रेफर्ड शेयर, एडवांटेज ऑफ हायर प्रायोरिटी क्लेम, तो इसकी हायर प्रायोरिटी क्लेम है किस सूरत में? अगर कंपनी में इंसॉल्वेंसी हो जाए। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ? कंपनी बंद हो जाए, तो बंद होने की सूरत में इनकी प्रायोरिटी अफजल होगी कि इनको पैसे पहले दो। और दूसरी बात, रिसीव फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। These share often do not voting right, इनके पास क्या नहीं है? वोटिंग राइट नहीं होता। इसका मतलब कुछ कंपनियां देती होंगी अट्रैक्टिव करने के लिए, वोटिंग राइट भी देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने कानून में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देखी। यहाँ लिखा है ऑफन। ऑफन का मतलब आमतौर पे नहीं होता, तो इतना ही पता है हमें तो। एंड कन्वर्टेड इनटू कॉमन शेयर, आप कॉमन शेयर में से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी बास कंपनियां क्या करती हैं? बॉन्ड बेचती हैं, बॉन्ड को बाद में अलाउ करती हैं कि आप इसे प्रेफर्ड शेयर में कन्वर्ट करें, और फिर अलाउ करती हैं कि इसको आप कॉमन शेयर में कन्वर्ट करें, क्योंकि बड़ी कंपनियां कॉमन शेयर आमतौर पे इतनी जल्दी लोगों के हाथ में लगने नहीं देती। अच्छा, द बेसिक फीचर क्या है? मोस्ट प्रेफरेंस शेयर आर इशूड विद फिक्स रेट ऑफ एनुअल डिविडेंड। इसका फिक्स रेट ऑफ एनुअल डिविडेंड बिल्कुल इंटरेस्ट के स्ट्रक्चर की तरह। प्रेफरेंस डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी टैक्स देने के बाद जो मुनाफा बचता है उसमें से ये अदा किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी कॉमन स्टॉक वालों को मुनाफा बाद में मिलेगा, इसको डिविडेंड पहले अदा किया जाएगा। एंड इफ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, तो इनकी प्रेफरेंस जो है क्या आएगी? पड़े प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर रैंक अहेड ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से इनकी प्रेफरेंस ज्यादा ऊपर आ जाएगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, एंड देन द बेसिक फीचर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर आर फेयरली अनकॉमन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। ये इतना अनकॉमन है, फेयरली फ्यू एक्सेप्शंस। इशूइंग फर्म प्रेफर्ड स्टॉक इज मोर एक्सपेंसिव देन डेट। क्योंकि मैंने वो कहा था ना कि अगर मैं भी कहूँ कि 14% लूंगा, तो वो क्या हो? तो लाइट बैंक भी दे रहा है और स्टेट बैंक की वारंटी भी है, लॉस का चांस भी कम है,
तुम तो लॉस का रिस्क थोड़ा बहुत तो दे रहे हो ना, तो फिर तो लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा या उससे ज्यादा गेन ऑफर करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? व्हाट आर द एडवांटेजेस? एनुअल डिविडेंड फिक्स है, सो लिहाजा क्या है, प्रिडिक्टेबल है। ठीक है जी। अच्छा, डिविडेंड डू नॉट हैव टू पेड अनलेस कंपनी कैन ऑफर टू पे देम। डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा अगर कंपनी के पास नहीं है, पैसे नहीं है, पोस्टपोन हो सकता है, नहीं दिया जाएगा। फेलियर टू पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अगर ये ना दिया ऑन टाइम, इज डज नॉट एन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट नहीं हो सकता, लायबिलिटी इकट्ठी हो जाएगी, डिफॉल्ट नहीं होगा। कर्जे के केस में क्या होना था, तो कर्जे के मुकाबले में तो ये एडवांटेज है ना कि वहां तो इंस्टॉलमेंट ना देते ही डिफॉल्ट हो जाना था, और यहाँ पे कम से कम ये है कि आपको देना तो पड़ेगा लेकिन फ्यूचर तक डिले तो कर सकते हो ना। क्या हाल है? और अगर ये बॉन्ड होता फिर तो तुम्हें हर सूरत देना पड़ता, जैसे बैंक को देना पड़ता। तो फर्क क्या हुआ बॉन्ड में और प्रेफर्ड शेयर में? प्रेफर्ड शेयर में डिविडेंड पोस्टपोन हो सकता है और बॉन्ड का इंटरेस्ट पोस्टपोन नहीं हो सकता। अच्छा, इशूइंग प्रेफर्ड शेयर इज इजी इन केस ऑफ कंपनी हैज अंडरगॉन आईपीओ, क्योंकि इसकी रेगुलेशन रिक्वायरमेंट उससे थोड़ी कम है, मैंने बताया था ना। क्योंकि उसकी क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर तो आपको सारे हाथ में आपके, आप नुकसान कल को शो करके डिविडेंड ही कैंसिल कर सकते हो। इसमें तो डिले कर सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। लिहाजा इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी उससे कम है कॉमन शेयर्स। द अमाउंट दैट इज रेज्ड बाय सेलिंग प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव टू पेड बैक टू बाय द कंपनी, सो सच फंड मे बी यूज्ड बाय कंपनीज फॉर लॉन्ग रन ग्रोथ। कि जो पैसा इकट्ठा होगा किससे, प्रेफरेंस शेयर से, तो वो चूंकि कर्जा नहीं है तो हमें उस तरह का कर्जा नहीं, तो हमें वापस तो नहीं ना करना, फिक्स डिविडेंड देना, वापस तो नहीं करना, तो लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एंड देन सिंस प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव वोटिंग राइट, लिहाजा हमें इनसे कोई चीज पूछने की जरूरत है, कंपनी की फैसला साजी में इनकी राय जरूरी है नहीं है। इन्वेस्टर लाइक प्रेफरेंस शेयर ड्यू देयर प्रॉपर्टी ओवरकम कॉमन शेयर, तो वो ये कर सकते हैं कि सॉरी क्या लिखा है, इन्वेस्टर लाइक प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू टू देयर प्रायोरिटी ओवर द कॉमन शेयर, तो इनकी जो प्रायोरिटी है उनसे क्या है, ज्यादा है, इंसॉल्वेंसी में भी और बाकी हुकूक में भी ज्यादा है, लेकिन वोटिंग राइट के लिए इनके पास नहीं है। ये ड्रॉबैक में डाल देते हैं। तो डिविडेंड कहता है कि डिविडेंड्स आर नॉट अलाउएबल कॉस्ट फॉर द टैक्स पर्पस, यानी टैक्स देकर प्रॉफिट में से फिर ये डिफेक्ट होगा, जबकि कर्जे की जो किस्त दे रहे थे उस पर टैक्स नहीं लगता। यानी ये ड्रॉबैक में आ गया ना कि टैक्स भी देना है, मुनाफा भी देना, और वहां अगर आपने इंस्टॉलमेंट देनी थी कर्जे की, फिर टैक्स नहीं देना था। अब क्या है, एज द एनुअल डिविडेंड फिक्स इट नीड टू बी पेड, इसको अदा करना पड़ेगा, है ठीक है ना, सिमिलर टू जैसे इंटरेस्ट अदा करते हैं। और अगर आपने इसे पोस्टपोन किया तो फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ता जाएगा ना, क्या हाल है। एंड इट इज कॉस्टली लॉन्गर कंपेरेटिव टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ये उससे महंगा है क्योंकि इसके अंदर तुम्हें उसकी निस्बत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डिविडेंड ऑफर करना पड़ता। और फिर बिकॉज ऑफ क्लेम ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर ऑन द इनकम, द एसेट are second to those of debt holder, preferred share stockholder require higher returns to as compared to for the greater risk, यानी रिस्क कॉमन स्टॉक वाले का, इसका तो रिस्क नहीं है, इसकी प्रायोरिटी उनसे ऊपर ही। क्लियर बच्चों? अच्छा, अगर इसके अंदर कोई चीज आपको डिस्टर्ब करे, जैसे ये देखिए, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव, अगर तुमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड विच इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रेफरेंस शेयर इफ द कंपनी अनएबल टू पे डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड ना दे सकी तो वो जमा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, ये देखो एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जितना एक्यूमुलेट होता जाएगा उतना बर्डन ज्यादा होगा। ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन सेल द जनरल पब्लिक एंड स्टॉक, सिर्फ पब्लिक कंपनीज ऑफर कर सकते हैं, इनकी तादाद ओवरऑल कंपनीज वालों बहुत थोड़ी।
आफ्यू कह रहे हैं, अगर उस सेंस में देखें तो आफ्यू। क्लियर बच्चों? चलो फिर इस सवाल का जवाब दो। व्हेन कंपनीज रिटेन प्रॉफिट इन द बिजनेस द डैश, बात है। चलो ठीक है, अच्छा चलो नंबर 2, सैक्रिफाइस तो शेयर होल्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा? रिटेन अर्निंग, कुर्बानी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, टेक इट इज टेकिंग ओवर मोर द डेट ऑब्लिगेशन, डेट ऑब्लिगेशन बढ़ रही है एंड इट इज यूज फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के लिए यूज हो सकता है। इट इज क्या है? फ्लोट बैक इनटू द कंपनी टू रीइन्वेस्ट दीज इन द कोर बिजनेस ऑपरेशन। क्या ख्याल है बच्चों? क्योंकि देखिए ये सारे क्या है, ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है, ये टेकिंग ओवर बैड डेट ऑब्लिगेशन, ये एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। यानी 3 एडवांटेज और एक क्या है? डिसएडवांटेज है। तो इट इज टेकिंग ओवर मोर डेट ऑब्लिगेशन, इट इज पेइंग ऑफ डेट रादर देन टेकिंग मोर लॉन्स। क्या हाल है? तो ये क्या है कि पहले 3 इसके फैक्टर है, इसका फैक्टर नहीं, यानी इससे कंसर्न नहीं, हमें ये कहना चाहिए कि इसका मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो उस सूरत में जब हम कर्जे की कोई शक्ल पैदा करते हैं। क्लियर बच्चों? बल्कि ये तो लोन ऑब्लिगेशन होती नहीं इसके अंदर। इसका मतलब ये पॉइंट, बाकी 3 पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत। अच्छा बच्चों, इशूइंग न्यू शेयर गिवन आर 3 बेनिफिट्स 1 एक्सेप्शन फाइंड आउट। 3 बेनिफिट है नए शेयर के और 1 एक्सेप्शन है। जी बच्चों, ये तो एडवांटेज नहीं हो गया इसका। नो डाइल्यूट ऑफ, वो कहता है 3 बेनिफिट है और 1 बेनिफिट नहीं है, तो ये तो बेनिफिट है कि नहीं है? क्यों भाई? बात ये है कि इससे रिलेटेड ही नहीं है। क्या हाल है? तो इसका मतलब ये हो गया, ये सी ऑप्शन के ये डाइल्यूट होती है इससे ओनरशिप, तो इसका क्या बन गया? ड्रॉबैक है, ठीक है ना। नो डाइल्यूशन नहीं, डिल्यूशन तो होती है, तो नो का लफ्ज कहां से आ गया? नो का लफ्ज आ गया, इसलिए गलत हो गया ना। अगर डिल्यूशन होता तो ठीक था, नो का लफ्ज आने से गलत हो गया ना जी, ऑप्शन ही गलत हो गया। क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू सब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स हैव नेगेटिव एनपीवी, ठीक है। अगर आपने सब मार्जिनल प्रोजेक्ट में लगाया तो एनपीवी जो पहले आपका ज्यादा हाई था वो क्या हो जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, बिजनेस डज नॉट नीड टू मीट एनी क्रेडिट रेटिंग ऑन द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ये अगर लोन लेते तो फिर था ना, इसमें तो ये बेनिफिट है। यूज ऑफ रिटेनिंग अर्निंग रिड्यूसेस द कॉस्ट, तो ये तो रिटेनिंग अर्निंग का पॉइंट है, तो इसका मैटर ही नहीं है। तो जो ड्रॉबैक एक्चुअली बनता है वो किसका बनता है? डी, कि अगर आपने शेयर्स देके भी अगर सब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में लगाया तो फायदा नहीं क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इसको यहीं तक रखते हैं।